हाय, वेलकम टू एएस स्मार्ट लर्निंग। मेरा नाम सुधांशु है और हम करेंगे आज से 2027 का बोर्ड की तैयारी, जिसमें आपको नोट से लेकर पीडीएफ पीवाईक्यू से लेकर क्वेश्चन कुछ भी इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन करवाए जाएंगे और आपको इसमें आर्ट्स हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए करवाए जाएंगे। तो आज हम करेंगे ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे आज ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में मानव भूगोल की प्रकृति, उसके बाद मानव का प्राकृतिकरण, साथ में प्रकृति का मानवीकरण और मानव भूगोल की विषय क्षेत्र और उपक्षेत्र और मानव भूगोल की शाखाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट, आज का पॉइंट क्या है? तो चैप्टर नेम है हमारा आज का मानव भूगोल प्रकृति में विषय क्षेत्र। तो पहले जानते हैं भूगोल क्या है। भूगोल का अर्थ क्या है? भूगोल पृथ्वी का वर्णन तथा उन पर बदलते रूप के वर्णन को ही भूगोल कहा जाता है। मतलब पृथ्वी तथा उन पर हो रहे परिवर्तन को भूगोल कहा जाता है। तथा हम जानेंगे भूगोल के द्वारा मतलब कुछ पुस्तक लिखे गए थे जो हमारे भूगोलवेत्ता लिखे थे, तो उन पुस्तकों के बारे में जानेंगे थोड़ा। उसके बाद हम भूगोल की कौन क्या रचयिता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, 1959 में डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में जीव के विकास का वर्णन किया, जिसमें विकास पर पर्यावरण के बीच प्रभाव का उल्लेख किया गया। मतलब कि 1959 में ऑन द स्पीसीज ऑफ क्या है, ऑन द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखा गया, जिसमें से जीव के विकास और विकास पर पर्यावरण के प्रभाव और विकास में हो रहे पर्यावरण के प्रभाव के बारे में उल्लेख किया गया था। ये क्या है, पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? डार्विन के द्वारा, जो 1959 में लिखी गई थी। यह एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है। तथा दूसरा देखिए, 1981 में बंकन ने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मानव जीवन पर पर्यावरण के प्रभाव के प्रस्तुत का वर्णन किया गया था। मतलब 800 के बंकन हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें मानव जीवन के पर्यावरण में हो रहे प्रभाव के बारे में वर्णन किया गया था। दूसरा देखेंगे हम फ्रेडरिक रेडजेल के बाद। फ्रेडरिक रेडजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में तो भूगोल की मानव केंद्रित विचारधारा प्रस्तुत किया, जिसमें मानव भूगोल की विविध एक नया स्वरूप प्रदान किया गया तथा इसे मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। मतलब कि फ्रेडरिक रेडजेल को एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक एक पुस्तक ली, जिसमें मानव भूगोल के बारे में बताया गया है, तो इसे मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। और भूगोल शब्द का पहला इस्तेमाल किसने किया? एडा स्टीन ने भूगोल शब्द का पहला इस्तेमाल किया था। और फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। ये नोट कर लीजिए, जिसमें आपको एमसीक्यू बारे में पूछे जाते हैं। तो भूगोल कितने प्रकार के होते? भूगोल होते हैं 2 प्रकार के, एक होते हैं भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। तो हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं भौतिक भूगोल के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के बारे में, जिसमें मानव भूगोल में क्या पढ़ेंगे? मानव भूगोल में पढ़ेंगे भौतिक भूगोल, मतलब भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय अध्ययन। तो पहले मानव भूगोल के बारे में कौन क्या कहे थे। तो पहले हमारे कुछ भूगोलवेत्ता हैं हमारे, जो मानव भूगोल की उदाहरण या परिभाषाएं बताए थे। तो फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार क्या बताए थे? मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। मतलब मानव समाज और धरातल के बीच जो संबंध है वो जो समाज के बीच संश्लिष्ट अध्ययन है, तो उसी को ही मानव भूगोल कहा जाता है फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार। और एलन सी शेफर ने क्या कहा था? एलन सी शेफर ने कहा था मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। और फ्रेड बेजाल्टी लाब्लास द्वारा कहा गया था हमारी पृथ्वी में नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लिष्ट ज्ञान उत्पन्न संकल्पना ही मानव भूगोल है। तो
फ्रेडरिक, इससे हम जान चुके परिभाषा के बारे में, जो मानव भूगोल की परिभाषाएं देते हैं। ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दूसरे ओर जाएंगे, हम पढ़ेंगे मानव आप पढ़ेंगे मानव भूगोल और प्राकृतिक संबंधों का अध्ययन, जिसमें 3 विचारधाराओं का द्वारा किया गया था। मानव भूगोल 3 विचारधारा, एक निश्चयवाद, संभावनावाद और नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद में मतलब निश्चयवाद में हमारा है मानव का प्रकटीकरण। इसके समर्थक कौन है? तो हमारे इसके समर्थक हैं रेडजेल, एलन सी सेपल। और संभावनावाद में हमारा है संभावनावाद में इसके मानव जिसमें संभावनावाद में पढ़ेंगे प्रकृति का मानवीयकरण, जो इसके समर्थक हैं पोल पोल विजाल्डी लाप्लास हैं। और नवनिश्चयवाद के समर्थक है ग्राफिएटल, जिसे रुको या जाओ के नाम से भी जाना जाता है। और संभावनावाद को प्रकृति के नाम से भी जाना जाता है, प्रकृति का मानवीयकरण। और इसके समर्थक हैं ग्राफिएटेलर। नवनिश्चयवाद का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू में कि नवनिश्चयवाद का जनक किसे कहा है? तो इस ग्राफिएटेलर को नवनिश्चयवाद का जनक कहा जाता है। अब दूसरी की ओर जाएंगे। पहले तो हम जान चुके हैं 3 विचारधाराओं के बारे में, मतलब मानव भूगोल की 3 विचारधाराओं और उससे संबंधित। अब हम जानेंगे मानव भूगोल के प्रकटीकरण और प्रकृति का मानवीयकरण। तो मानव का प्रकटीकरण फर्स्ट जानेंगे। मानव का प्रकृति जिसमें पहले जो पुराने जिसमें औद्योगिक विकास नहीं हुआ था, मतलब पुराने उद्योग जो मध्यकालीन युग में या प्राचीन समय में मानव का प्रकटीकरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। मतलब कि जो पहले पुराने समय में होते तो प्रकृति की पूजा किया जाता था। उन्हें जो सभी लोग प्रकृति पर ही निर्भर होते थे। प्रकृति को पूजा करते तो वो बिना प्रकृति को नुकसान किए ही बगैर ही मतलब हो रहे कुछ क्रियाओं को सुलझाने की कोशिश करते थे, बिना प्रकृति को नुकसान किए बगैर। और तो मानव का प्रकटीकरण हम समझते हैं। मानव का प्रकटीकरण मतलब प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना। मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना मानव प्रकटीकरण कहलाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकृति का मानवीयकरण। मतलब अभी जो औद्योगिक विकास हुआ, कुछ परिवर्तन औद्योगिक के साथ साथ परिवर्तन लाए जा रहे हैं। तो उसमें क्या कर रहा मानव का तकनीक को अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार ढालना। मतलब कि मानव जो तकनीक बनाया जा रहा है उसे तकनीकों को अपना मानव प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना चाहिए, ढालने को कहा गया है प्रकृति के मानवीयकरण में। हम दूसरा देखेंगे। हम अब हम पढ़ेंगे मानव का प्राकृतिकरण। मतलब जो मध्यकालीन युग या फिर उससे भी प्राचीन युग में जो प्रौद्योगिकी निम्न स्तर पर था, तो उस समय क्या लोग मानव क्या करते थे, प्रौद्योगिकी को मानव का प्राकृतिकरण कैसे होता था। मानव का प्रकृतिकरण कैसे होता था? मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। मतलब प्रकृति में हो रहे अन्य क्रिया को मानव उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते थे, उसी को मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। जब प्रौद्योगिकी निम्न स्तर में था तब मानव प्रकृति के आदर्शों को ढालने के लिए बाध्य था। मतलब जब प्रौद्योगिकी निम्न स्तर पर था, जब प्रौद्योगिकी या औद्योगिक क्रांति का विकास नहीं हुआ था, तो मानव प्रकृति के आदर्शों को ढालने के लिए बाध्य हो गया था। इस प्रकार के अन्य क्रिया को पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। मतलब इस प्रौद्योगिकी जब निम्न स्तर पर था और इन पर और प्रकृति का ढालने के लिए बाध्य था, तो इस प्रकार के अन्योन क्या कहा जाता है? पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। इसमें कहा गया इस अवस्था में मानव प्रकृति का सुनता था
और क्या था मानव के प्रकृतिकरण में इस अवस्था में मानव प्रकृति को सुनता था और उसकी प्रचन्नता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। मतलब प्रकृति में जो भी कुछ अनयन के रहा होता था तो मानव उससे डरता था और उसकी प्रकृति का पूजा करता था। और यहाँ पर्यावरण के अनुसार नुकसान के बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल दिया जाता था। मनुष्य प्रकृति के साधनों के प्रत्येक रूप से निर्भर रहते थे। मतलब पर्यावरण में हो रहे कुछ समस्याएं या अनियंत्रितता तो उसे बिना नुकसान किए बगैर ही सुलझाने पर बल दिया जाता था उसमें। और मनुष्य प्रकृति के प्रत्यक्ष रूप से निर्भर था। पहले समय में ये प्रत्यक्ष रूप से ही निर्भर होते थे क्योंकि उतना समय कुछ विकास हुआ नहीं था प्राचीन समय में। तो क्या करते तो फल फल फूल या उससे मिलने वाले कुछ पदार्थ को ही खाकर वो जीवन यापन करते थे। इस तरह मानव का प्रकृतिकरण हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे निस्वाद, जो इसका ही से लिया गया है प्रकृति। मानव का प्रकृतिकरण से ही मानव प्रकृतिकरण लिया गया। भौगोलिक संरचना, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु पर्यावरण का निर्माण करते। यही पर्यावरण समाज, राष्ट्रीय संस्कृति, जीवन शैली, विकास इत्यादि मानव नियंत्रित करती है। मतलब भौतिक संरचना जैसे जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु पर्यावरण निर्माण करते हैं और यही पर्यावरण समाज, संस्कृति, जीवन शैली आदि मनुष्य नियंत्रित करती है। और इसमें जीवन शैली कौन किसके द्वारा नियंत्रित है? मनुष्य के द्वारा। और सेकंड है निस्वाद में है। इस अवस्था में मानव प्रकृति का सुनता था, इसकी प्रचन्नता से भयभीत होता था और इसकी पूजा करता था। मतलब निस्वाद मानव का प्रकृतिकरण में कहा गया था कि मानव इस प्रकृति को सुनता था और उसकी प्रचन्नता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था, प्रकृति की पूजा करता था। और साथ ही तीसरा है हमारा, इस अवस्था में प्रकृति के समक्ष मानव निष्क्रिय था। प्रकृति के अनुसार ही मानव स्वयं को ही ढालता था। मतलब उस समय उतना औद्योगिक क्रांति या कुछ मशीन आदि का निर्माण नहीं हुआ था, तो प्रकृति के अनुसार ही मानव को ढालने के लिए बाध्य था प्रकृति के अनुसार। तो यह विचारधारा संभावना के बाद है। और चौथा है हमारा इस अवस्था में मानव ने अपने आप को प्रकृति के द्वारा दी गई सुविधाओं को अनुसार ढालने के लिए इस सामंजस्य को पर्यावरण निस्वाद कहा जाता है। मतलब इस अवस्था में मानव अपने आप को प्रकृति के द्वारा दी गई सुविधाओं के अनुसार ढाल लिया था और इस सामंजस्य को पर्यावरण निस्वाद कहा जाता है। मतलब पुराने समय में जो मानव प्रकृति के जो मिलता था उसके अनुसार ही मानव प्रकृति को ढाल लिया था। तो इसे क्या कहा जाता है? पर्यावरण निस्वाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यावरण निस्वाद। दूसरा देखेंगे हम प्रकृति का मानवीकरण। मतलब अभी वर्तमान समय या 1990 के दशक के बाद ही औद्योगिक क्रांति में रंग लाई। जिससे औद्योगिक कैसी क्रांति में रंग लाई, जिससे औद्योगिक लगातार अब बढ़ती जा रही है। तो मानव प्रकृति का मानवीकरण में हम क्या पढ़ेंगे मानव की तकनीकों को अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना। मतलब मानव अपने तकनीक को जो डेवलपमेंट किया जा रहा है मानव, तो उसको तकनीकों के अनुसार प्रकृति को अपने आप को ढाल लेना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं कृषि, नगर, पुलों का निर्माण, महासागर में समुद्री मार्ग के रूप में उपयोग, अंतरिक्ष में उपग्रह का प्रयोग, प्रक्षेपण आदि। थर्ड है हमारा, जैसे समय के साथ मानव बेहतर तकनीक विकसित कर लेता है और पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों और संभावनाओं को जन्म देती है। मतलब समय के साथ मानव प्रकृति को और बेहतर डेवलपमेंट करते जा रही है, तकनीकों को बेहतर डेवलपमेंट कर देती है और इस पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा विभिन्न प्रकार की संभावनाओं को जन्म देती जा रही है। और चौथा है हमारा
प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका प्रयोग करता है, वो धीरे धीरे प्रकृति का मानव पूरी हो जाता है। मतलब प्रकृति मानव को अवसर देती है और मानव उसका प्रयोग करता है और तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संभावनावाद। जो इस संभावनावाद किससे लिया गया है? प्रकृति के मानवीकरण से लिया गया है। तो संभावनावाद में इस विचारधारा के अंतर्गत मनुष्य प्रकृति का दास है पूरी तरह अस्वीकृत कर दी गई है। मतलब इस विचार संभावना विचारधारा के अंतर्गत यह अस्वीकृत की गई है कि मनुष्य प्रकृति की दास है, जिसे अस्वीकृत की गई है। तथा दूसरा है, इसके अनुसार प्रकृति के तत्वों को चुनने के लिए मानव स्वतंत्र है। मतलब प्रकृति का मानवीकरण में या संभावनावाद में कहा गया है कि इसके अनुसार प्रकृति तत्वों को चुनने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। तथा तीसरा है, समय के साथ मानव बेहतर तकनीक विकसित कर लेता है और पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाओं को जन्म देती है, जो पहले भी कहे हम। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते कृषि नगर पुलों का निर्माण, महासागर के समुद्री मार्ग के रूप में उपयोग, अंतरिक्ष में उपग्रह का प्रक्षेपण आदि। और क्या होता है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका प्रयोग करते हैं, जिससे प्रकृति का मानवीयकरण हो जाता है। अब दूसरा देखेंगे नवनिश्चयवाद। तो नवनिश्चयवाद का जनक हम पहले भी किसी का ग्राफिया टेलर नवनिश्चयवाद का जनक कहा जाता है। तो इस विचारधारा का जनक किसे? ग्राफिया टेलर है। तो यह विचारधारा पर्यावरण निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच को मार्ग प्रस्तुत करती है। मतलब क्या नवनिश्चयवाद में क्या है? यह विचारधारा पर्यावरण निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करती है, जिसे मध्य मार्गी विचारधारा भी कहा जाता है और इसे रुको और जाओ विचारधारा भी कहा जाता है इसे। और दूसरा है, यह पर्यावरण के नुकसान के बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल दिया जाता था। और यहाँ पर्यावरण के निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य तो प्रकृति की पूरी तरह निर्भर कर रह सकता है और न ही प्रकृति से पूरी तरह। मतलब पर्यावरण निश्चयवाद के अनुसार नहीं मनुष्य प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर हो सकता है और नहीं पर्यावरण प्रकृति से पूरी तरह स्वतंत्र हो सकता है। और दूसरा चौथा है हमारा, प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए और उसे विनाश से बचाना चाहिए। मतलब प्रकृति पर हमें विजय पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए और उसे विनाश से बचाना चाहिए। जैसे कि किसी स्थान पर औद्योगिक बनाने के लिए पेड़ पौधे या स्थानों को दूषित या प्रदूषित नहीं करना चाहिए या पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। तो हमारे पांचवा नंबर क्या है? प्रकृति में देनों का प्रयोग करते समय हमें प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। मतलब प्रकृति देनों का प्रयोग करते समय हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान किए बगैर कम चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारे अवसर लागत को प्रदान करती है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे औद्योगिकरण के समय जंगल को जलाना या नष्ट नहीं करना चाहिए। हम दूसरा देखेंगे, हम पहले की मानव भूगोल के विषय क्षेत्र और उसके उप क्षेत्र। मतलब मानव भूगोल के विषय क्षेत्र तथा उसके उप क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। मानव भूगोल जिसमें मनुष्य तथा वातावरण के पारंपरिक संबंधों के बीच के क्षेत्र का आधार पर अध्ययन करती है। मतलब मानव भूगोल जिसमें मनुष्य तथा वातावरण के पारंपरिक संबंधों का क्षेत्रीय अध्ययन करती है, जिसे मानव भूगोल कहा जाता है। इसकी दूसरा डेफिनेशन जो पहले भी कहा गया था, तो पृथ्वी के तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने व उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान सहयोगी विषय है। मतलब पृथ्वी तथा उस पर पाए जाने वाले जीव जंतु उसके भूपट्टियों जैसे सियार सीमानिफे आदि कुछ भूगोल के जानने के लिए हमें कुछ ऐसे सहयोगी विषय हैं मानव भूगोल के। जैसे कि हो गया मानव भूगोल के कुछ सहयोगी विषय, जैसे सामाजिक भूगोल, मनोविज्ञान, कल्याण अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यटन, यात्रा प्रबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि। इसके साथ घनिष्ठ अंतराल पृष्ठ विकसित करती है, जिसके ज्ञान के विस्तार के साथ साथ नए उपक्षेत्रों का विकास होता है। मतलब कि मानव भूगोल के कुछ ऐसे सहयोगी विषय हैं जिसमें
से हम कुछ पढ़ें, जिसमें कुछ ऐसे सहयोगी विषय हैं जिसमें सामाजिक विज्ञान हो गए, हमारा कल्याण शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान आदि हैं, तथा ऐसे ही मानव भूगोल के विषय क्षेत्र सहयोगी विषय हैं, जो इसके विषय क्षेत्र तथा इसके उप क्षेत्र भी हैं। तो मानव भूगोल की उप क्षेत्र मतलब जैसे मानव भूगोल का कैसे विकसित हुआ उसके बारे में हम पहले बताएंगे। समय के साथ मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र, मतलब समय के साथ मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र कैसे हुआ। जैसे प्रारंभिक औपनिवेशिक काल में इसका उपागम क्या था, तो प्रारंभिक उपन्यास में अवशेषण और विवरण इसका उपागम था। जैसे एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, जैसे प्रारंभिक उपनिवेश युग में इनमें से कौन सा उपागम है, तो आपको ऑप्शन ए में रहेगा, जैसे क्षेत्रीय विभेदन, प्रादेशिक विश्लेषण, अवलेषण और विवरण। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अवलेषण और विवरण। ऐसे ही उपगम क्षेत्र के बारे में पूछे जाएंगे। और इसके प्रमुख गतिविधियां थी, जैसे ऋतु ज्योतिषी से संबंधित ज्ञान में वृद्धि। और उत्तर निवेश युग में क्या था, जैसे प्रादेशिक विश्लेषण, जिसमें विश्व के विभिन्न भूभागों का अध्ययन किया गया था। इसके प्रमुख उपागम थे, इसके उपागम नहीं, प्रमुख गतिविधियां थी। तो और दूसरा है, हम देखेंगे अंतर युद्ध अवधि के बीच, मतलब कि 1900 से ईसवी शताब्दी के बीच, जिसमें इसके उपागम क्या थे, इसके उपागम थे क्षेत्र विभेदन, जिसमें किसी क्षेत्र के विषय की विशेषता तथा उस पर अन्य भागों के अनुसार अंतर के बारे में बताएगा, जिसके प्रमुख गतिविधियां थी। तो 1930 के दशक में समय अवधि में 1930 का समय अवधि में क्या थे, हमारा समय को क्षेत्र विभेदन के बारे में ही बताया गया था। जो हमारे प्रमुख गतिविधियां थी 1930 के दशक में भी किसी क्षेत्र में विश्लेषण की विशेषता तथा अन्य भागों में इसके अंतर के बारे में बताया गया था। तथा दूसरा 1960 के दशक में क्या कहा गया था, 1960 के मतलब 1950 के दशक के अंत में और 1960 दशक के अंत के बीच जो हुआ था, इसके उपागम क्या थे, स्थानिक संगठन, जिसमें कंप्यूटर की खोज हुई, वैज्ञानिक नियमों का मानव द्वारा व्यापक उपभोग, विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों तथा मानचित्र का निर्माण किया गया था। और 1970 के दशक में हमारे क्या उपागम थे, 1970 के दशक में मानवीय और व्यावहारिक चिंतन में था, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में ये भूगोल का महत्व के बारे में बताया गया था। तथा 1990 के दशक में हम देखेंगे समय अवधि हमारा समय अवधि क्या है, समय अवधि 1990। तो समय अवधि 1990 में हमारा बताया गया है कि भूगोल उपागम हमारे क्या है 1990 के दशक में, भूगोल के उत्तर आधुनिकतावाद, उसमें जिसमें भूगोल के बारे में बताया गया था। प्रमुख गतिविधियां थी हमारे, जैसे भूगोल के सामान्य सिद्धांत में बदलते विभिन्न क्षेत्रों की चित्र, जिसमें स्थानिक स्थितियों के अध्ययन तथा उस पर बल देकर मानव कल्याण के मार्ग प्रस्तुत किया गया था। हम दूसरा देखेंगे क्या, दूसरा हम देखेंगे मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञान के बीच संबंध। इसके क्या भी मानव भूगोल और सामाजिक की क्या संबंध है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो और जो हम पहले मानव भूगोल तथा उसके विषय क्षेत्र तथा उसके उप क्षेत्र, जिससे उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि हमारे सामाजिक विज्ञान में है उप क्षेत्र क्या, व्यवहारवादी भूगोल। तो व्यवहारवादी भूगोल में क्या पढ़ेंगे, मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे सामाजिक कल्याण भूगोल में क्या पढ़ेंगे, सामाजिक कल्याण भूगोल में कल्याण अशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। और अवकाश भूगोल में क्या पढ़ेंगे, अवकाश मतलब समाज शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं। और सांस्कृतिक भूगोल में क्या पढ़ेंगे, मानव विज्ञान के बारे में सांस्कृतिक भूगोल में। और लिंग भूगोल में पढ़ेंगे समाज, जैसे लिंग भूगोल में हम पढ़ेंगे समाज शास्त्र, मानव विज्ञान, महिला अध्ययन। और ऐतिहासिक भूगोल में पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। और चिकित्सा भूगोल में महामारी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि 2019 में जब कोरोना आया, तो उसी जो हमारे चिकित्सा भूगोल के बारे में पढ़ाया गया था। तथा हम
अब देखेंगे मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञान के संबंध उसे ही, जैसे नगरीय भूगोल में हो गया हमारा है नगरीय अध्ययन और उसमें नियोजित, मतलब नगर में हो रहे उसे नियोजित नियोजित किस तरह बनाया जाए नगर को, किस तरह नहीं, और परियोजना नगरों के। और राजनीतिक भूगोल और उसके उपक्षेत्र, राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र जैसे हैं निर्वाचित भूगोल, सैन्य भूगोल, इसमें हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान के बारे में और सैन्य विज्ञान के बारे में। और जनसंख्या भूगोल जिसके प्रमुख क्षेत्र, जैसे जनसंख्या भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे जनसांख्यिकीय, जैसे जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे जनसंख्या भूगोल में। और आवास भूगोल में नगर ग्रामीण नियोजन, मतलब नगर ग्रामीण तथा पहाड़ी इलाकों तथा कुछ भी इलाकों में पाए जाते तो उसे आवास भूगोल में हम पढ़ेंगे। तथा इसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान के संबंध उसी के बारे में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे सामाजिक भूगोल के बारे में हो गया हमारा। अब पढ़ेंगे हम आर्थिक भूगोल के बारे में। आर्थिक भूगोल जिसमें इसके जैसे आर्थिक भूगोल में हमारा संसाधन भूगोल है, उसके बाद आर्थिक उसके उपक्षेत्र, जैसे आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र क्या है, संसाधन भूगोल है, कृषि भूगोल है, औद्योगिक भूगोल है, वन भूगोल है, पर्यटन भूगोल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल है। इसकी सामाजिक जैसे इसके सामाजिक विज्ञान है, जैसे संसाधन भूगोल के सामाजिक विज्ञान, संसाधन अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान में कृषि विज्ञान के बारे में, कृषि भूगोल में कृषि विज्ञान के बारे में बताया गया है। और औद्योगिक अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है विपणन उद्योग में। और तथा पर्यटन भूगोल में पर्यटन तथा उस यात्रा प्रबंधन के बारे में बताया गया। पर्यटन भूगोल में मतलब जैसे कि ताजमहल, हमारा ताजमहल कहाँ पर, आगरा में, तो ताजमहल पर उस पर आने वाले प्रबंध के बारे में बताए जाएंगे तथा उस पर हो रहे नियोजित आसपास नियोजित के बारे में बताए जाएंगे। तथा इसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। तो यही हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर आज खत्म होता है। और इस साथ में आपको नोट प्लस पीडीएफ के बारे में कुछ चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। और आपका इसका क्वेश्चन आंसर हम कुछ दिन बाद करेंगे, जिससे इसका क्वेश्चन आंसर के लिए हमारा दूसरा वीडियो बनाया जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।